हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल 2.0। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु संस्थान के रोशन आनंद सर के द्वारा पढ़ाए गए भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपने अगर पिछले सेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। उस वीडियो में हमने 1857 का विद्रोह के बारे में कवर किए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। 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 मुगल वंश की स्थापना से पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई। उसका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस कंपनी का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हो गया था। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है तथा सबसे अंतिम में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश स्पेन और पुर्तगाली ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमेओ डियाज 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज की। स्पेनिश यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था। उसे नई दुनिया कहकर पुकारा और वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा गया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में सफलता प्राप्त की। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जमोरिन ने किया। इसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज केब्राल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया। इन्होंने ही ब्राज़ील की खोज किया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा और वह मसाला को लेकर पुर्तगाल वापस गया। वास्को डी गामा पुर्तगाली बाजार में जब मसाला को बेचा तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिस कारण पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोडा बना। 1509 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्मोडा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाया जिसे नीला जल की नीति कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मोडा ने इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता था। समुद्र का स्वामी किससे कहा जाता था? तो पुर्तगालियों को कहा जाता था। समुद्र का स्वामी पुर्तगालियों को कहा जाता था। नीला जल की नीति का अंत अल्बुकर्क ने किया। नीला जल की नीति का अंत अल्बुकर्क ने किया था और शुरुआत किसने किया था? तो अल्मोडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किया था अल्मोडा ने और अंत किया अल्बुकर्क ने। पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय स्थापित हुआ। भारत में काटेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया। काटेज व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर काटेज खरीदा था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क आया, जो 1515 तक इस पद पर रहा। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ अदली शाह से गोवा छीन लिया था।
अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया गया। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय स्त्री से विवाह करें। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पुरोगामी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के पुरोगामी कौन थे? तो अल्बुकर्क थे, क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव, दादर एवं नागर हवेली का उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पुर्तगाली के भारत आगमन होने से ही भारत में उपयुक्त वस्तुओं का खेती होना प्रारंभ हुआ। आगमन पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला का विकास किया। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण कला का विकास किया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आए थे। वास्को डी गामा भारत कितने बार आए हैं? तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे। 1498 में आए, 1502, एक बार 1524 में आए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस का खाड़ी में हॉर्मुज का अपने अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। भारत के सेना ने 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। भारत की सेना ने 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनिया सिल्वा हुआ करते थे। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता था। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता था। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हॉटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। इंडिया आने वाला प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हॉटमैन था, जो 1596 में भारत की यात्रा पर आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। इस कंपनी को बेरिंग दे ओस्ते इंडियस कंपनी भी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। इस कंपनी को बेरिंग दी ओस्तो इंडियस कंपनी भी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया। डचों ने भारत की तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि लिया। डचों ने भारत की तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि लिया। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला था। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला। सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में डचों का पतन बेतरा के युद्ध से हुआ है। यह युद्ध 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में डचों की हार हुई।
भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ। यह युद्ध 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में डचों की हार हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से हुई। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया, लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। वही कंपनी जहांगीर के समय से भारत में व्यापार करना शुरू किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। वही कंपनी जहांगीर के समय से भारत में व्यापार करने शुरू किया। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय हुई थी। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय से हुई थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1592 से 93 ईस्वी में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया। सभी यूरोपीय कंपनी में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी में कुल 217 साझेदार थे। इस कंपनी के प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ बने। सभी यूरोपीय कंपनी में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी में कुल 217 साझेदार थे। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ बने थे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। इससे जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस ने इंग्लिश खां का उपाधि प्रदान किया। लेकिन ध्यान रहे कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, जिसे जहांगीर ने व्यापारिक छूट प्रदान किया। सवाली का युद्ध। यह युद्ध गुजरात के सूरत नामक शहर में 29-30 नवंबर 1612 के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। नोट: मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। मुंबई यह सालसेट द्वीप पर स्थित शहर है। यह द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया था। मुंबई की स्थापना किसने किया था? तो गेराल्ड अंगियार ने किया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। कलकत्ता। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 रुपया वार्षिक किराए पर 3 गांव सुल्तानती, कालीकटा और गोविंदपुर अंग्रेज को दिया। जॉब चौरनक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता नामक शहर को स्थापित किया। यह शहर अंग्रेजों को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता बनी रही। भारत की राजधानी कलकत्ता कब से कब तक बनी रही थी? तो 1774 से लेकर 1911 तक। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को बनाया जाएगा। इस घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही बनी रही। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में हुआ।
प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में और तीसरा 1911 में। कुल मिलाकर 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। मद्रास, इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास शहर को वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इस शहर के संस्थापक फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में मद्रास को किराए पर लिया, फिर व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया है। व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना। अंग्रेजों के लिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अब्दुल्ला कुतुब शाह सुनहला फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत अंग्रेजों के दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर व्यापार करने का छूट प्राप्त हुआ। मुगल बादशाह फारुखसियर ने 1717 ईस्वी में व्यापक स्तर पर अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, इसका प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, इसका प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। जॉन सुरमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने को लेकर मुगल बादशाह फारुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला, जिसे मुगलों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली, जिसे कर्नाटक के सरकार ने सिद्ध मान्यता प्रदान कर दिया। यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली में खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली में खोला। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना में व्यापारिक कोठी खोली। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना में व्यापारिक कोठी खोली। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनी एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी पर पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के समय उसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। किसके प्रयास से? तो कोलबर्ट के प्रयास से हुआ था। किसके समय? तो लुई 14वां के समय। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था सरकारी कंपनी था, पूर्णतः सरकारी कंपनी था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1667 ईस्वी में सूरत में खोला और 1669 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय नगर पांडिचेरी को बनाया। इस शहर का नींव फ्रांसिस मार्टी ने रखा था। पांडिचेरी शहर का नींव किसने रखा था? तो फ्रांसिस मार्टी ने रखा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डुप्ले को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डुप्ले को। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के भू क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच। फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, यह युद्ध 1746 से लेकर 48 के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1746 से लेकर 48। कब से कब तक हुआ था? तो 1746 से लेकर 48 तक। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी उससे प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके युद्ध से प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति सपला के संधि के तहत हुआ। इस संधि के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। अंग्रेज गवर्नर बर्नौट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना था।
प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीकरण क्या था? तो बर्नौट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा करना, यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीकरण बना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध 1749 से लेकर 54 के बीच होने वाले युद्ध है। इस युद्ध का संबंध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी उस युद्ध से रहा है। इस युद्ध की समाप्ति 1754 ईस्वी में पांडिचेरी के संधि के तहत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तब पांडिचेरी। कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि कब हुआ था? 1754 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 ईस्वी में आम्बूर का युद्ध हुआ था। आम्बूर का युद्ध कब हुआ था? 1749, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ। यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित होने वाला कौन सा युद्ध था? तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? 1756 से लेकर 1763 में तक। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच हुआ था। ये सप्तवर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ था? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक। इस युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत हुआ था। यानी सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? तब पेरिस की संधि कब हुआ? 1763 में। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? तब पेरिस की संधि कब हुआ? 1763 में। इसी पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुआ था। वांडीवास का युद्ध, यह युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, तो वही फ्रांसीसी के तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। यानी ब्रिटिश की तरफ से कौन था? तो आयरकूट। ब्रिटिशों की तरफ से था आयरकूट और फ्रांसीसियों की तरफ था काउंट लाली। इस युद्ध में ब्रिटिशर्स की जीत हुई। इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ माना जाता है।